हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ प्रीति और आज मैं आ गई हूँ इसी साल रिलीज हुआ फ्रैक्चर्ड फिल्म की एक्सप्लेनेशन लेकर। दोस्तों, ये फिल्म काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग है और प्लॉट ट्विस्ट तो बहुत ही ज़बरदस्त है। इस साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म को डायरेक्ट किया है ब्रैड एंडरसन ने और इस फिल्म में हमें सैम वॉर्थिंगटन, लिली रेब और स्टीफन टोबोल्स्की के जैसे बहुत ही अच्छे एक्टर और एक्ट्रेसेस देखने मिलेगा। फिल्म स्टार्ट ही होता है रे और जोआना के बीच के झगड़ा को दिखाते हुए। वो दोनों अपनी बेटी पेरी के साथ कहीं से लौट रहे थे। उनके बीच के कॉन्वर्सेशन से हमें पता चलता है वो लोग जोआना के पेरेंट्स के घर से थैंक्सगिविंग की पार्टी को बीच में ही छोड़कर निकल रहे हैं। उनके बीच काफी टेंशन चल रहा है और जोआना तो बिल्कुल भी हैप्पी नहीं है अपने पति के साथ, अपनी इस मैरिड लाइफ के साथ। पेरी को वॉशरूम जाना था, इसलिए वो लोग अपना कार एक गैस स्टेशन में स्टॉप की। उसके बाद जोआना पेरी को लेकर वॉशरूम के लिए निकल गई और उस तरफ रे पास में ही एक स्टोर में चला गया कॉफ़ी लेने। वॉशरूम से लौटने पर पेरी को याद आता है कि वो शायद अपना कॉम्पैक्ट वॉशरूम में ही छोड़कर आ गई है। तब जोआना बोलती है, ठीक है, तुम पापा के पास रहो, मैं जाकर ले आती हूँ। जोआना निकल गई। रे गाड़ी के बैक सीट में दिखने लगा कि कहीं वहाँ पर तो नहीं है। उसी टाइम पेरी को बाहर एक गेट वेल सून वाला बैलून देखा। वो उसकी तरफ अट्रैक्टेड होने लगी। अचानक से वहाँ पर एक कुत्ता आ गया और पेरी के ऊपर भौंकने लगा। पेरी उस कुत्ते को देखकर इतना डर गई कि वो अपना पीछे भी नहीं दिखा। उसके पीछे एक बहुत बड़ा गड्ढा था और वो अचानक से उस गड्ढे में गिर गई और उसे बचाने के चक्कर में रे को भी अंदर जाना पड़ा, जिसके वजह से उन दोनों को ही बहुत ही ज़्यादा चोट आई। जब जोआना लौटा वॉशरूम से तब वो पेरी को देखकर बहुत ही डर गई, क्योंकि पेरी का हालत बहुत ही खराब हो चुका था। वो पूरा ही लहूलुहान हालत में था। तब वो रे की तरफ देखा और रे को पूछने लगी कि ये क्या हुआ, कैसे हुआ, और रोने लगी। लेकिन रे अपना अलग ही दुनिया में था। वो कम्प्लीटली ब्लैंक हो चुका था। जोआना जब उसे जगाने के लिए जोर जोर से थप्पड़ मारने लगी तब रे ने उसे हाथ से ऐसे साइड में धकेल दिया और वो पीछे मुड़ गया कुछ सेकंड के लिए। कुछ सेकंड के बाद जब वो फिर से सामने देखा तो देखा सब कुछ बहुत ही नॉर्मल है। सिर्फ उसकी बेटी का हाथ को थोड़ा फ्रैक्चर हो चुका है और वो लोग जल्दी से हॉस्पिटल के लिए रवाना हो गए। हॉस्पिटल में जाकर उसे पता चला कि उसका बेटी का फ्रैक्चर तो हुआ है हाथ में, लेकिन शायद ब्रेन इंजरी भी हो सकता है। इसलिए जोआना पेरी को लेकर कैट स्कैन के लिए निकल गई। रे वेटिंग रूम में वो दोनों के लिए वेट कर रहा था और जो कि वो बहुत ही एग्जॉस्टेड था, तो वहाँ पर ही वो सो गया। कुछ घंटे बाद जब उसका नींद खुला, उसने देखा कि तब तक बहुत ही लेट हो चुका था, लेकिन उसका बीवी या बेटी अभी तक नहीं लौटी थी। वो बहुत ही टेंशन में आ गया तो रिसेप्शन में जाकर पूछने लगा पेरी की स्कैनिंग में इतना ज़्यादा टाइम क्यों लग रहा है। तब वो जो रिसेप्शन में लेडी थी वो बहुत ही अजीब सी बात बोलने लगी। वो बोली कि आप तो सुबह से यहाँ पर अकेले ही बैठे हो, आपके साथ तो कोई नहीं आया। इतनी अजीब सा रिप्लाई सुनकर कोई भी नॉर्मल आदमी गुस्सा हो ही जाएगा। तो रे भी गुस्सा हो गए बहुत और वो कहने लगे, क्या बकवास कर रहे हो, मेरी बच्ची का हाथ में फ्रैक्चर हुआ था, तुम लोग ही उसे ले गए और अभी आप कह रहे हो कि वो कभी आए ही नहीं यहाँ पर, क्या बकवास कर रहे हो आप। तभी रे को दिखा बाहर एक आदमी खून से लथपथ कुछ थैलियाँ फेंक रहे हैं। तभी उसे याद आया वो जब पहली बार यहाँ पर आए थे, यहाँ पर रिसेप्शन में एक लेडी थी जो उससे बहुत ही अजीब तरह के क्वेश्चन कर रहे थे। वो लेडी रे से पूछा कि आपका बेटी का क्या ऑर्गन डोनेशन के लिए फॉर्म भरूं, मतलब उस बच्ची वो बहुत ही छोटी है, वो क्या ऑर्गन डोनेट करेगी। तब तो रे ने इस बात को इतना ध्यान नहीं दिया, लेकिन अब जब वो ये सब बायो वेस्टेज यानी कि वो खून से लथपथ थैलियाँ देख रहे हैं तब उसे ये समझ में आ रहा है कि यहाँ पर कोई ना कोई चक्कर तो चल रहा है। शायद यहाँ पर ऑर्गन ट्रैफिकिंग का कुछ ना कुछ चक्कर चल रहा है। जब वो रिसेप्शनिस्ट देखा कि ये आदमी तो यहाँ पर बवाल खड़ा कर रहा है, वो जल्दी से वहाँ के स्टाफ को बुलाया जो उसे एक सेडेटिव देकर स्टोर रूम में बंद कर दिया। लेकिन रे ने भी जल्दी से अपने अंदर एड्रेनालिन इंजेक्शन पुश कर ली, जिसके वजह से वो सीन्स में ही रहा और वो किसी भी तरह से भागकर नियर बाय पुलिस स्टेशन में पहुंचा। दोनों पुलिस ऑफिसर को रे ने अपना हालत बयां की और उन दोनों को लेकर हॉस्पिटल आ गए। तब हॉस्पिटल वाले को जब वो पुलिस पूछा कि ये क्या बोल रहा है, उसका बेटी कहाँ है, तब वहाँ के स्टाफ और डॉक्टर सभी लोगों ने एक ही बात बोला कि यहाँ पर वो सिर्फ अकेला ही आया था, उसके साथ कोई बेटी या बीवी नहीं थी। तब वो दोनों पुलिस ऑफिसर रे को लेकर सीसीटीवी फुटेज चेक करने के लिए गया, लेकिन सीसीटीवी फुटेज चेक करने पर वहाँ पर भी
उसकी बेटी या बीवी का कोई नामो निशान नहीं था, तब रे ने अपने सफाई में ये कहा कि वो लोग ऐसे जगह पर बैठे थे कि वहाँ पर कोई सीसीटीवी नहीं था। अब वो लोग स्कैनिंग चेम्बर्स का एंट्रीज भी चेक की, लेकिन वहाँ पर भी पेरी मोनरो नाम का कोई भी एंट्री नहीं था। रे की सपोर्ट में कोई भी सबूत ना मिलने की वजह से ये पुलिस भी डॉक्टर्स को ही बिलीव करना स्टार्ट कर दिया, और जो कि रे की बातों का इनके लिए कोई मतलब नहीं था, तो वो डॉक्टर ने इसे पागल समझा और इनके लिए एक साइकोलॉजिस्ट को बुला लिया। साइकियाट्रिस्ट आया और उसने रे को बोला कि देखो, तुम्हारे साथ जो भी हुआ है स्टार्टिंग से अभी तक का पूरा डिटेल्स मुझे चाहिए। तभी रे ने सभी बोलना शुरू कर दिया, लेकिन यहाँ पर रे ने एक गलती कर दिया। उसने अपना बीवी का नाम जोआना की जगह एबी बोल दी। एबी उसका एक्स वाइफ था जो 8 साल पहले एक एक्सीडेंट में गुजर गई। साइकियाट्रिस्ट ने रे के मुंह से बाकी बातें भी सुन ली और उसके बाद उसे ये लगने लगा कि शायद ये आदमी अपनी बीवी को खोने के गम से पागल हो चुका है, क्योंकि इसकी बातों का कोई मेल नहीं है एक दूसरे के साथ। ये साइकियाट्रिस्ट तब जाके पुलिस के साथ अपना सोच शेयर की। तब पुलिस ने आकर रे को ये बताया कि ठीक है, हम लोग मान रहे हैं तुम्हारी बात, तो तुम अभी हमें वहाँ पर ले चलो जहाँ पर ये एक्सीडेंट हुआ था। वहाँ जाने पर पुलिस को उस गड्ढे में, जिस गड्ढे में पेरी गिरकर उसका हाथ फ्रैक्चर हो गया था, उस गड्ढे में बहुत सारा खून मिला। इतना खून सिर्फ एक हाथ के चोट से नहीं निकल सकता था, जो कि रे ने बताया। तभी इन पुलिस को ये लगने लगा कि शायद इस आदमी ने अपनी बेटी और बीवी का खून कर दिया है और अभी ये सब छुपाने के लिए ये सब स्टोरी बना रहा है। उस तरफ रे भी बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हो चुका था, क्योंकि यहाँ पर इतना ज़्यादा खून कहाँ से आया वो उसे भी नहीं पता था, और उसकी बीवी और बच्ची भी नहीं मिल रहा था, तो वो काफ़ी ज़्यादा टेंशन में था। इसी बीच जब पुलिस ने रे को अरेस्ट करना चाहा, तो वो जल्दी से पुलिस का गन लेकर उस साइकियाट्रिस्ट को गन पॉइंट में ले ली और वहाँ से निकल गया। वो सीधा हॉस्पिटल जाकर पहुंचा और वहाँ पर चुपचाप खुद ही अपनी बेटी को खोजने लगे, क्योंकि उसे ये तो पता चल गया था कि यहाँ पर कोई भी उसे हेल्प नहीं करने वाला। वो एक डॉक्टर्स एप्रॉन पहन लिया और उसी फ्लोर के लिए निकल गया जहाँ पर उसकी बेटी गई थी स्कैन के लिए। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये थी कि यहाँ पर हर फ्लोर के लिए अलग सी चाबियाँ होती थी, तो उसे उस फ्लोर में जाने के लिए उसी फ्लोर का चाबी चाहिए था। इसलिए उसने वहाँ का एक सिक्योरिटी गार्ड को पकड़ा और उससे फोर्सफुली वो चाबियाँ छीनने लगी। लेकिन इसी बीच हाथापाई में उस सिक्योरिटी गार्ड का मौत हो गया। वहाँ पर वो चाबियाँ लेकर उस फ्लोर में चला गया, लेकिन वहाँ जाने पर उसे उस फ्लोर का हर एक केबिन में अजीब तरह के लाशें दिखने लगा, जैसे किसी का आंखें नहीं था, किसी का और कोई ऑर्गन नहीं था। तब वो बिल्कुल श्योर हो गया कि उसने जो पहले गेस किया था कि यहाँ पर ऑर्गन ट्रैफिकिंग का कोई मामला चल रहा है, वो बिल्कुल ही सही है। आगे ऑपरेशन थिएटर की तरफ जाने पर वहाँ पर उसे दिखा कि उसकी बेटी के ऊपर ऑपरेशन चल रहा है और कई डॉक्टर्स और नर्स मिलकर उसकी बेटी के ऊपर ऑपरेशन कर रहा है। वो जल्दी से अंदर चला गया और सभी डॉक्टर्स को गन पॉइंट ले लिया, लेकिन वहाँ के डॉक्टर्स ने भी उसे रोकने की बहुत कोशिश की और इसी बीच रे के पास जो गन था उसी से एक गोली चल गया, जिसकी वजह से वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा धमाका हुआ और वहाँ के सारे नर्स और डॉक्टर्स वहाँ पर ही गुजर गए। लेकिन रे ने किसी तरह से अपनी बीबी और बेटी को बचा लिया और व्हीलचेयर में बिठाकर निकल गए वहाँ से। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है रे ड्राइविंग कर रहा है और विंडशील्ड मिरर से हमें बैकड्रॉप भी दिखाया जाता है। बैक सीट पे पेरी और जोआना बैठे हुए हैं और ये तीनों बहुत ही खुश है और हमें ऐसा लगता है कि शायद अभी इन दोनों की मैरिड लाइफ ठीक होने वाला है। जोआना काफ़ी खुश दिख रही है और वो बार बार रे को थैंक यू बोल रही है उनकी बेटी को सेव करने के लिए, और वो तीनों पेरी का फेवरेट सॉन्ग गा रहे हैं। अचानक से कैमरा जूम इन करता है गाड़ी के बैक सीट में और वहाँ पर आता है सीन का क्लाइमैक्स। हमें दिखाई देता है वहाँ पर कोई भी जोआना या पेरी नहीं है, वहाँ पर एक आदमी लेटा हुआ है जिसका पेट से खून निकल रहा है। अब ये आदमी यहाँ पर कैसे आए या जोआना और पेरी कहाँ गया, ये सब समझने के लिए हमें कुछ ही सीन पहले चले जाना होगा जहाँ पर पेरी का एक्सीडेंट हुआ था। असल में पेरी जब उस गड्ढे में गिरी थी तभी उसका मौत हो चुका था और उसे उस हालत में देखकर जोआना जब रे से पूछने गई तब हमें याद होगा रे ने उसे हाथ से धकेल लिया था। उसी वजह से
जोआना सीधे जाकर उसी कंस्ट्रक्शन साइट एक नुकीले चीज से टक्कर खाई, जिसके वजह से वो भी वहां पर ही गुजर गई। मतलब उन दोनों का ही मौत बहुत ही पहले हो चुका था। रे ने जब ये सब अपनी आंखों के सामने देखा तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाए। उसकी पहली बीबी एबी का भी एक्सीडेंट उसके सामने ही हुआ था और वो ये सेकंड शॉक बर्दाश्त नहीं कर पाए और उसका साइकोलॉजिकल ब्रेकडाउन हो गया। उसका कॉन्शियस माइंड काम करना पूरा बंद कर दिया और उसका सबकॉन्शियस माइंड स्टार्ट हो गया। उसे कुछ भी पता नहीं चल रहा था कि वो क्या कर रहा है और इसी स्टेट में उसने उन दोनों लाशों को लेकर अपनी गाड़ी के डिक्की में बंद कर दिया। लेकिन उसका सबकॉन्शियस माइंड उसे एक हेलुसिनेशन दिखा रहा था। वो ये सोच रहा था कि उसका बेटी का सिर्फ हाथ फ्रैक्चर हुआ है और वो उसकी बेटी और उसकी बीवी को लेकर हॉस्पिटल में जा रहा है। तो असल में हॉस्पिटल में भी सिर्फ रे अकेला ही गया था और वहाँ पर वेटिंग लॉन्च में भी वो सिर्फ अकेला ही बैठा हुआ था, जो कि हमें सीसीटीवी फुटेज में दिखाया गया था। उसकी फोरहेड में एक काट थी, इसीलिए वहाँ के नर्स को ये लगा कि वो शायद इसी काट का ट्रीटमेंट करने के लिए यहाँ पर आए। तो वो लोग उसके ऊपर बैंडेज लगा दिया और रे फिर से उसी वेटिंग लॉन्च में आकर बैठ गया। मतलब वहाँ के डॉक्टर्स और नर्स सभी सही कह रहे थे कि वो इस पूरा टाइम में अकेला ही था, क्योंकि उसके साथ और कोई हो ही नहीं सकता। उसकी बीवी और बच्ची तो बहुत ही पहले गुजर गई। जब वो सो के उठा तब उसे अपना हेलुसिनेशन के कारण ये लगा कि उसकी बेटी और बीवी अभी तक नहीं लौटी स्कैनिंग से। रिसेप्शन में पूछने से भी जब उसे कोई सही आंसर नहीं मिला तो वो वहाँ पर भी एक बवाल खड़ा कर दी। हालत ऐसी है जैसे उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। वहाँ के स्टाफ्स ने उसे समझाने की बहुत ही कोशिश की कि देखो आप तो यहीं पर अकेले ही आए थे, आपके साथ कोई नहीं थी, लेकिन वो कुछ भी बिलीव करने के लिए राजी नहीं था। में ये सभी उसका सबकॉन्शियस माइंड का खेल है। वो एक हेलुसिनेशन में था, इसलिए वो दूसरे के बात को बिलीव ही नहीं कर रहा था। इसी सीन में हमें रिसेप्शन में वही गेट वेल सून वाला बैलून दिखा, जिसे देखकर पेरी अट्रैक्टेड हुआ था। रे के बात अनुसार एक्चुअली रे इसी हॉस्पिटल में आकर जो भी चीजें देखा, रे ने अपने दिमाग में उस सभी को लेकर कुछ खिचड़ी पका दी। इनफैक्ट उसने जब स्कैनिंग वाला फ्लोर में गया था, उसे तब वहाँ पर कई लाशें जिसके आंखें नहीं थे और कोई ऑर्गन नहीं थे, ये सब भी दिखा था। लेकिन ये सब भी कम्प्लीटली झूठी था। उसका सबकॉन्शियस माइंड ही उसे ये सब दिखा रहा था। असल में वहाँ पर नॉर्मल पेशेंट ही थी। हद तो तब हो गया जब रे ने बीच ऑपरेशन एक पेशेंट को उठा ली और उसे रोकने पर उसने वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट कर दिया, जिसके वजह से वहाँ पर मौजूद कई सारे डॉक्टर्स और नर्स और पेशेंट का जान चला गया। लेकिन रे को ये सब चीज़ों में कोई परवाह नहीं थी। वो अपनी बच्ची को, मतलब वो पागल जिसे अपनी बच्ची समझ रही थी, उस पेशेंट को लेकर वहाँ से निकल गया। उस पेशेंट का तो हालत ही खराब हो गया, वो तो आधमरी अवस्था में थी। लेकिन रे को ये सब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि वो तो अपना कॉन्शियस स्टेट में ही नहीं था। असल में पहले से ही रे का लाइफ बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड था। पहले तो उसका वाइफ जिसे वो बहुत ही प्यार करता था वो गुजर गई, और उसकी दूसरी वाइफ जोआना, उनसे भी उसका रिश्ता बहुत ही खराब चल रहा था, टूटने के कगार पे थी। ये सब चक्कर में वो धीरे धीरे अल्कोहलिक भी हो चुका था। सो लास्ट में जब उसके आंखों के सामने उसके लव्ड वंस की डेथ हो गई तो वो शॉक और बर्दाश्त नहीं कर पाए और वो कम्प्लीटली ब्लैंक स्टेट में चला गया। मूवी के स्टार्टिंग में तो हमें उसके लिए बहुत ही खराब लगा कि उसकी बीवी उसके साथ ये बर्ताव कर रही है, और उसके बाद तो अचानक से उसकी बीवी और बच्ची भी गायब हो गई। तो वी कैन सिंपैथाइज विद हिम। लेकिन लास्ट में जो हुआ उसकी वजह से बहुत सारे इनोसेंट पीपल की मौत हो गई। उसकी ये सब पागल हरकतों के कारण बहुत कन्फ्यूजन्स क्रिएट हुआ। लेकिन ये सब ट्विस्ट इस फिल्म का जान है, जिसके वजह से हमें और भी ज़्यादा इंटरेस्ट मिलता है इस फिल्म को देखने में। एनीवेज, मैं यहीं पर मेरी वीडियो ख़त्म कर रही हूँ। प्लीज स्टे ट्यून्ड फॉर फर्दर वीडियोस एंड थैंक यू। और हाँ, और एक बात है, मैं नेक्स्ट टाइम प्रीडेस्टिनेशन मूवी एक्सप्लेन करने वाली हूँ। अगर कोई इंटरेस्टेड हो देन प्लीज़ नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस कर देना, ताकि मैं जो भी अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन आए। तब तक के लिए बाय।